मतलब द गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज सपोर्टिंग रेस्पिरेशन। यहीं तक बात हुई। ऑक्सीजन कहां से आई ये वाला डिस्कशन है ही नहीं कहीं पे भी। ओ माय गॉड। अरे तो गुदी गुदाइए रे। गलत शीट खोल ली। हमें पहुंचना है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन उससे पहले बची हुई बातें। मतलब अभी जो सारी चीजें आके अटक गई वो इस बात के ऊपर थी कि अगर ऑक्सीजन लिबरेट होती है, एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट आखिरी हम लोगों ने पढ़ा है, तो अगर ऑक्सीजन लिबरेट होती है तो फिर वो आई कहां से, सोर्स क्या है। तो पर्सन का नाम है कार्लेनियस वैन नील। उनके अकॉर्डिंगली वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर। ऐसा लिखा जाता है। एच नहीं रे। वर्क है कार्नेलियस वैन नील का। एटीन 1997 1985 इनके हिसाब से जो भी हाइड्रोजन डोनर है ना उसका फोटो ऑक्सीडेशन होता है। ये जिनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं उनमें एक आता है पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। इन्होंने एक के ऊपर फोटोसिंथेसिस की स्टडी करी, वो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया है। दूसरा हम लोग बोलते हैं प्लांट्स है। इन दोनों के अंदर क्या कंपैरिजन है कि देख बेटा ये CO2 है, यहां पर भी CO2 है। यहां कोई कंपाउंड है जिसे मैं छोड़ रहा हूं, यहां कोई कंपाउंड है जिसे छोड़ रहा हूं, अभी क्या लिख रहा हूं उसको हाइड्रोजन डोनर। और यहां पर बोलते हैं C6H12O6 बन गया, C6H12O6 बन गया है। प्लस यहां पर लिबरेट हुआ सल्फर, यहां पर लिबरेट हुआ ऑक्सीजन। जो सेम है उसे कट कर दो, CO2 चले गए, C6H12O6 चला गया, दोनों जगह से बच गया क्या, ये लिबरेट होने वाला कंपाउंड SnO2। तो इसका मतलब कंक्लूजन अगर ड्रॉ करना हो तो मैं कहता हूं फोटोसिंथेसिस के दो टाइप देखे हमने। या दो तरीके का फोटोसिंथेसिस देखा है, एक जिसमें ऑक्सीजन लिबरेट होती है, दूसरी जिसमें ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती। तो जिसमें ऑक्सीजन लिबरेट होती है उसे कहा जा रहा है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जिसमें नहीं लिबरेट होती उसे कहते हैं अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। प्लस इस इक्वेशन को देखने के बाद एक चीज समझ में आती है कि हाइड्रोजन का सोर्स तो लिखो। हाइड्रोजन का सोर्स भी तो चाहिए। हाइड्रोजन वहां लिखा है, कार्बन है ऑक्सीजन है, ठीक है कार्बन है ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन का सोर्स कौन है। मेन बात यह है
तो उनके हिसाब से हाइड्रोजन के सोर्स यहां पर जैसे H2S सल्फर कंपाउंड, वैसे यहां पर कौन H2O, ये है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर यहाँ H2 है, यहाँ H2S है, H2S होने के कारण यहाँ सल्फर निकलता है, तो इसका मतलब है यहाँ H2O होने के कारण ही क्या निकलता होगा, O2। मतलब इनका कहना है कि अगर हाइड्रोजन डोनर ही ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन किससे निकली है, वाटर से निकली है। क्लियर, CO2 से नहीं आई, ऐसी बात वो कहते हैं। तो इनके कंक्लूजन सुनिए, हाइड्रोजन डोनर इज फोटो ऑक्सीडाइज्ड। एक बात, दूसरा, बिलीव्ड दैट H2O is hydrogen donor in plants। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन लिबरेटेड इन फोटोसिंथेसिस comes from water। ऐसा, अगर H2O हाइड्रोजन डोनर है तो इसका मतलब है जो ऑक्सीजन निकलती है वो भी कहां से आती है, वाटर से आती है। लेकिन सुनो, ये बिलीफ है, अभी तक जब तक कोई और ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं आता जो इस बात को कंफर्म कर दे, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे कि वाटर से ही ऑक्सीजन आ रही है। अभी क्लैरिटी नहीं है, अभी किसी ने क्लियर नहीं बताया था। वैन नील की ऑब्जर्वेशन हमने लिखी है, उसके हिसाब से हाइड्रोजन डोनर फोटो ऑक्सीडाइज होता है, उसके हिसाब से हाइड्रोजन डोनर फोटो ऑक्सीडाइज होता है। वहां तक की बात ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं, हमें इसका कंफर्मेशन चाहिए। तो बाद के सालों में रूबन हासिद और कामिन O18 आइसोटोप को यूज करके ये बात कंफर्म कर देते हैं कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो एक्चुअल में वाटर का ही प्रोडक्ट है या फिर वाटर से ही आती है। ये बड़ा सही एक्सपेरिमेंट है, देखें ये हुआ।
तो यह है वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड। तो जब इसके बारे में बात चलती है कि वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड, तब वो मेंशन करते हैं कि ये किसने बताया, ये बात के लोग हैं। इनमें नाम आता है रूबन हासिद कामिन। क्या यूज करते हैं, यूज्ड O18 आइसोटोप to detect the source of liberated oxygen। लिबरेटेड ऑक्सीजन का सोर्स बताने के लिए रूबन हासिदन कामिन काम कर रहे हैं। क्या करते हैं इसके अंदर वो सुनो। इस मेथड को क्या कहेंगे, दिस मेथड इज एक्चुअली नेम्ड एज, इस मेथड का नाम है ट्रेसर टेक्निक, या अगर रेडियो एक्टिव आइसोटोप होना तो आप ऑटो रेडियोग्राफी भी कह सकते हो। जिसमें इस O18 को मैं कहूंगा मार्क्ड और ट्रेसर एलिमेंट। ये मार्ग या ट्रेसर, ट्रेस नहीं, ट्रेसर एलिमेंट कहलाएगा। ट्रेस का मतलब कम होता है, ट्रेसर में मतलब कोई आइसोटोप लिया गया है। अब केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, एस्टर के अंदर ऑक्सीजन किसकी है, अल्कोहल की या एसिड की, इसे पता करने के लिए भी O18 यूज किया जाता है। यहां पर भी ऐसा ही है। तो O18 के कारण जो भी चेंज आते हैं उसके बारे में बात सुनिए। एक रिएक्शन लिखा जिसमें आया CO2, यहां पर ऑक्सीजन क्या करी गई है, लेबल्ड, देख लो। और साथ में वाटर है, वाटर में जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल टाइप की है। यहां पे C6H12O6 लिखा, और यहां पर वापस ये पता लगा कि वो O18 किस में जा रही है, ग्लूकोस में। ठीक है, हमें लगा कि काफी कुछ सही है भैया, एक बात ये हो गई। दूसरे टाइप का रिएक्शन देखो, दूसरे टाइप का रिएक्शन है कि CO2 है, H2O है, यहां ऑक्सीजन, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसे लेबल कर दिया है। और हमने ये देखा कि ये जो लिबरेट होने वाली ऑक्सीजन है ना, ये तो केमिस्ट्री से लेबल किया हुआ है। तो कह रहे हैं लिबरेट होने वाली ऑक्सीजन जो है उसके अंदर O18 का अमाउंट ज्यादा दिखाई दे रहा है। विद मोर ऑफ O18। जब वाटर में O18 प्रेजेंट है तो इस वाटर को हैवी वाटर नहीं बोलते। बात समझ में आ रही है? हैवी वाटर का मतलब D2O होता है, समझ गए? वो हाइड्रोजन के आइसोटोप के कारण होता है। हमने किसके आइसोटोप की बात की है यहां पे? ऑक्सीजन की। तो आपस में मिक्सअप मत करना, अगर कोई शब्द का खेल करे तो फंसना मत। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इक्वेशन गलत है। बोलो हां, इक्वेशन गलत है। बोलिए हां, गलत है। बोलो कैसे गलत है? केमिस्ट्री में तो बैलेंस है, ठीक है, लेकिन बायोलॉजी में कैसे गलत है? बायोलॉजी में ऐसे गलत है कि यहां पर सिर्फ 6O है और यहां पर कितनी है? 12। कम है ना? यानी रिएक्शन को फिर से लिखना पड़ेगा। लिखते हैं, लेकिन इस एनालिसिस के बेसिस पर, इस एनालिसिस के बेसिस पर कि O18 में, सॉरी, कि O18 लिबरेट होने वाली ऑक्सीजन के साथ है, एक बात जो कंफर्म हो गई वो ये आई कि इन्होंने वैन नील्स की फाइंडिंग को कंफर्म कर दिया। जो इसने कहा था ना कि वाटर है सोर्स ऑफ
ऑक्सीजन लिबरेटेड, इस बात को इसने कंफर्म कर दिया है। एक्चुअल में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, ठीक है, और उससे ऑक्सीजन लिबरेट होती है। क्या लिखते हैं वो ऐसे, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं 4H2O स्प्लिट कर रहा है, 4 प्रोटॉन है और 4 हाइड्रोक्सी OH माइनस। यहां पर मैंगनीज है, यहां पर क्लोरीन है, सनलाइट दोनों ही जगह के लिए लिखूंगा। यहां वापस 2H2O लिखता हूं, यहां पर O2 लिखा, यहां पे लिखा साथ में 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। यही क्या कहलाता है, दिस ओनली इज नेम्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसी को फोटोलिसिस ऑफ वाटर का नाम दिया गया है। बाद में इसका नाम पड़ा हिल्स रिएक्शन, आफ्टर आर हिल। आर हिल जो थे वो वैन नील के बाद रूबन हासिद कामिन से ऊपर काम करते हैं। तो रूबन हासिद कामिन ने अपने वर्क को डेडिकेट किया किस पर, रॉबिन हिल पर, और इस रिएक्शन को नाम दे दिया हिल्स रिएक्शन। फोटोलिसिस ऑफ वाटर या हिल्स रिएक्शन की इक्वेशन आपके सामने यहां पर है। ये जो रिएक्शन लिखी ये बैलेंस है क्या, ये तो बैलेंस है भाई। जो बैलेंस नहीं है, लॉजिकली बैलेंस नहीं है, वो ये है। मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहां पे ये दिख रहा है कि 6O2 के लिए इनफ नंबर में, 6O2 के लिए इनफ नंबर में ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से तो नहीं आ सकती। हमें इक्वेशन को फिर से लिखना पड़ेगा। लिखते हैं, डेफिनेटली लिखेंगे। डन है। rewriting the equation of photosynthesis. तो रीराइटिंग द केमिकल इक्वेशन वाली बात आती है। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए मैंने आपसे क्या कहा, पुरानी इक्वेशन क्या थी, CO2 है, H2O है, और हम लिख रहे हैं C6H12
O6, साथ में निकल रही है O2। इतनी बात कॉमन है। क्या लिखा था यहां पे? 6, यहां 6, यहां 6। अब बात ये थी कि दैट यहां ये जो O2 निकल रही है उसके लिए, ये जो O2 निकल रही है उसके लिए नॉट सफिशियंट। कौन? 6CO2 नॉट सफिशियंट फॉर 6O2। कौन? 6H2O। इसलिए क्या कहते हैं, बोला रिएक्शन को फिर से कर लो बैलेंस। और उसका एक तरीका क्या है कि यहां पर एंड में ना 6H2O लिखो, मतलब दोनों साइड 6H2O प्लस कर दो। यहां पे 12 की जगह, सॉरी 6 की जगह क्या हो जाएगा? 12। बाकी सब जैसे पहले थे एज इट इज रहेंगे। यहां पर भी 6 रहेगा, यहां पर भी 6 रहेगा। अब देख, अब सब कुछ बैलेंस हो गया। यहां से ये जो ऑक्सीजन निकल रही है, यहां से जो ऑक्सीजन निकली वो O2 बन के बाहर। राइट, बिना किसी समस्या के। लो, हो गया जस्टिफिकेशन। कुछ और बात है ना? ये कार्बन एक ही डेस्टिनेशन है, एक ही अकेली डेस्टिनेशन है इसकी। एंड दैट्स ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज होगा। लीजिए, सबके लिए फिक्स। हाइड्रोजन कहां कहां जाएगा खुद ही ढूंढ सकते हो। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि ऑक्सीजन कहां से आ रही है, हम लोगों ने इक्वेशन को बेस्ट पॉसिबल वे में लिख दिया। दिस इज सनलाइट। ग्रीन पार्ट्स में होगा जहां पर कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन जस्ट बाय एडिंग 6H2O टू बोथ साइड्स। तो 6H2O दोनों साइड में क्यों लगाया? उसका कारण था कि 6H2O नॉट इनफ फॉर लिबरेटिंग 6O2। 6O2 के लिए सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए दोनों साइड में क्या लगाया गया? 6H2O लगाया गया। लीजिए, अब फोटोसिंथेसिस की करेक्ट इक्वेशन नीचे वाली है। ये तो रेस्पिरेशन में लिख चुके हैं, एरो उल्टा था। याद है मेटाबॉलिक वाटर बनाए थे 12, राइट? मैच करनी चाहिए ना। वहां ग्लूकोज को टूटना है, यहां पे ग्लूकोज का बनना है।
तो ये वाली कंडीशन हो गई एक। चलो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट मिलता कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट अगर फोटोसिंथेसिस का साइट है तो इस बात का पहले कोई प्रूफ होना चाहिए कि वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये तो पता है ना, जूलियस वॉन शेक्स बोल चुका है कि वहां पर ग्लूकोज से स्टार्च बनता हुआ होता है, लेकिन स्टार्च का प्रेजेंस ये बात कंफर्म नहीं करता कि फोटोसिंथेसिस वहीं हुआ है। जमीन के नीचे लगता है आलू, उसमें भी क्या होता है? स्टार्च। तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर रहा था? ऑब्वियसली नहीं, वो सिर्फ क्या कर रहा है? स्टोरेज। तो हमें कोई पुख्ता ठोस प्रमाण चाहिए, सॉलिड, जो इस बात को कंफर्म करे। अगर फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस की जगह क्लोरोप्लास्ट है तो यानी क्लोरोप्लास्ट को होना चाहिए लाइट सेंसिटिव। आई बात समझ में? कैसा होना चाहिए? लाइट सेंसिटिव होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2, लाइट सेंसिटिव होने के बाद लगेगा कि हाँ वो लाइट एब्जॉर्ब करने वाली सेल ऑर्गेनल है। तो ये ऑब्जर्व किया भी गया माइक्रोस्कोप के नीचे, ये माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व की गई बातें हैं कि हम कहते हैं कि जैसे मान कि ये लीफ का सरफेस है, क्लियर? ये लीफ का सरफेस मैंने बनाया है और लीफ के सरफेस पर मैंने यहां पे दिखाए ये एक टाइप के सेल, इन्हें कहते हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा। ये पैलिसेड पेरेन्काइमा बना दिए, लंबे लंबे बनाए। दूसरे स्पॉन्जी भी बना सकते थे लेकिन इसको ना दिखाना आसान है इसलिए। लीजिए ये सेल्स बनाए। अभी इनमें क्लोरोप्लास्ट वाली बात नहीं बताई कि क्लोरोप्लास्ट कहां है, अभी तो सिर्फ ऐसा लेबल करना है इसको। जरा देखें, ऊपर क्या है? एपिडर्मिस, राइट? कौन सी साइड? एडेक्सियल। और एपिडर्मिस से भी ऊपर कौन है? सूरज। लाइट आ रही है, क्लियर? लाइट यहां पर आएगी, कौन रोक लेगा? फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं। अब घटनाएं दो तरीके की हो सकती हैं, सुबह की निकलती हुई धूप, शाम को छुपता सूरज। दोनों ही केसेस में लाइट इंटेंसिटी कम होती है। इंटेंसिटी का मतलब क्वांटिटी से हो सकता है, हल्की धूप, तेज धूप, हाई लाइट इंटेंसिटी, क्लियर? अब मैं इनमें क्लोरोप्लास्ट की ओरिएंटेशन की बात करता हूं, ठीक है? मान लें यहां पर कैसी इंटेंसिटी लेनी है? हाई लाइट इंटेंसिटी। यहां हाई लाइट इंटेंसिटी है, मतलब धूप कैसी है? तेज। जबकि इधर कैसी बोल रहा हूं मैं? लो लाइट इंटेंसिटी बोल रहा हूं। ओके? अब क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर बताए जाते हैं। तो ये जो सेल होंगे वो काय के सेल हैं? मीजोफिल के सेल है। ये मीजोफिल के सेल है। मीजोफिल वो जगह जहां क्लोरोप्लास्ट अबंडेंस में होता है। अब अबंडेंस में होता है वो बात ठीक है, कह रहे हैं कि किस तरीके से उनको दिखाएं, तो बोलते हैं कि भाई यहां जो क्लोरोप्लास्ट है ना, हाईलाइट इंटेंसिटी में ये एक के पीछे एक लग जाते हैं। अरे मतलब छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, एक के पीछे एक, ये ऐसा ओवल टाइप का शेप है, लेकिन सब क्या कर रहे हैं? एक के पीछे एक छुप रहे हैं। वहीं जब लाइट इंटेंसिटी कम होगी, जब लाइट इंटेंसिटी कम होगी तब हम लोग इसमें अलग तरीके की चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तब हमने क्या देखा, लाइट इंटेंसिटी कम होने पर मैंने देखा कि क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से प्रेजेंट है। क्या डिफरेंस है, आ रहा है बात समझ में? क्लोरोप्लास्ट का कितना सरफेस एरिया लाइट को एक्सपोज्ड है, इस बात को समझिए। जब लाइट इंटेंसिटी कम थी तो क्लोरोप्लास्ट लीफ से पैरेलल हो गए, आई बात समझ में? और जब लाइट इंटेंसिटी हाई है तो क्लोरोप्लास्ट लीफ सरफेस से परपेंडिकुलर हो गए, क्या? राइट, धूप तेज है तो धूप तेज है तो ऐसे ना होकर कैसे हो जाएंगे, इस तरीके से। तो कैसे धूप पड़ेगी, कम। बच गए, नहीं तो जल सकते थे। राइट, धूप से एडवर्स इफेक्ट हो जाता, काले पड़ जाते धूप में। तो क्लियर? तो अब दूसरा कंडीशन, लाइट इंटेंसिटी कम है तो कैसे आ गए, बाहर को निकल आए, यानी लीफ से क्या हो गए, पैरेलल। ये पेलिसेड अगर है तो यहां पेलिसेड के पैरेलल है, वहां पेलिसेड के परपेंडिकुलर। ये अगर लीफ का सरफेस है तो यहां लीफ के परपेंडिकुलर है, यहां पे लीफ के पैरेलल। राइट, ऐसे लिखा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन बता रहा हूं, ये लाइट इंटेंसिटी की बात हुई। अगली बात मैं बताता हूं क्लोरोप्लास्ट की। परपेंडिकुलर टू लीफ सरफेस, हाइडिंग बिहाइंड वन अनदर, along the wall of palisade cell, ये पैरेलल टू लीफ सरफेस, exposing themselves maximum, exposing themselves perpendicular to the wall of palisade cells. ये है कंडीशंस इसकी। ये पहली बात। अब अगली चीज, क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड abundantly in chloroplasts are found abundantly in लीफ मीजोफिल। कुछ और जगह भी है जहां पर वो प्रेजेंट हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। डेट डिपेंड्स तुम किस तरीके का एग्जाम्पल पढ़ोगे। फ्रूट अनराइपन्ड है, कच्चे फल है, उसके ऊपर है। ठीक है, लीफ की क्या, सॉरी, फ्लावर का कैलिक्स होता है उस पे है, यंग स्टेम है वहां पर भी होते हैं। ये तो अबंडेंस की बात है। डन।
डन है। अब जरा इसके ऊपर नजर दौड़ाएं तो हमारे पास सारे स्ट्रक्चर क्लियर कट बन जाते हैं, क्या क्या हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहां जो भी चीजें होती हैं, लो डिफरेंट डायग्राम है जो हम लोगों ने 11th वाली एनसीईआरटी से बनाया था, ये थोड़ा अलग है उससे। अब मुझे इसमें जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखानी है ना, मैं उसको दिखा रहा हूं। पहले देखो ये एक, ये देखो ये खुला एरिया, मतलब जो किसी से कवर्ड नहीं हो रहा है, देख पा रहे हैं ये, मतलब जहां कुछ भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, ओपन एरिया है, ठीक है। ये एक ऐसा, ये फर्स्ट थिंग। और ये पता है इस एरिया को क्या कहते हैं, जो कहीं धंसा हुआ नहीं है, किसी में फंसा हुआ नहीं है, इसे कहते हैं नॉन अप्रेस्ड रीजन, ठीक है। इसे हम लोग नॉन अप्रेस्ड रीजन कहेंगे। दूसरे को भी देखो, दूसरे वाला ये यहां जो धसे हुए एरिया है ना, वहां पर ज्यादा कॉमन दिखाई दे रहा है। ये वैसे बंडल में अगर ये स्ट्रक्चर होते हैं जो मैंने ड्रॉ किए है ना, ये सिंगल, ये कौन है, थाइलेक्वाइड। अगर ये बंडल में होते हैं तो उन्हें क्या कहते हो, ग्रैनम। हर एक को बोलोगे ग्रैनल लैमेला, राइट। और जब ये अकेले अकेले होते हैं, जैसे ये यहां पर ये, तो उसे कहते हैं स्ट्रोमल लैमेला, राइट। तो मैंने दो चीजें ऑब्जर्व करी अभी। इस एरिया को मैं कह रहा हूं नॉन अप्रेस्ड रीजन, धसा हुआ एरिया नहीं, नॉन अप्रेस्ड रीजन को दिखाने के लिए ये यूज किया गया है, और ये दिखाने के लिए यूज किया गया अप्रेस्ड रीजन को। ओके, ये ऐसे अलग अलग आएंगे। अब जब इसे मेंशन करना है तो हम लोग इसके बारे में एक और एक बात कह सकते हैं ना। ओ सॉरी, कि बाकी बची हुई चीजें क्या हैं, सबके बारे में पढ़ना ही नहीं। क्लोरोप्लास्ट डिवीजन ऑफ लेबर को शो कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम का बंटवारा कर रखा है। ये सही है भाई, पहले
सेल पढ़े तो यूकेरियोटिक में डिवीजन ऑफ लेबर ऑर्गेनल्स के बीच में, फिर ऑर्गेनिजम्स पढ़े तो मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर अलग अलग ऑर्गन या पार्ट्स के बीच में। अब यहां ऑर्गेनल भी ऐसी होती है जिसमें क्या मिलेगा, डिवीजन ऑफ लेबर। क्लोरोप्लास्ट exhibit division of labor। ये ऐसे मेंशन कर रहे हैं। अब जरा डिवीजन ऑफ लेबर है तो पहले बात सुनो, फोटोसिंथेसिस को छोड़, फोटोसिंथेसिस के बारे में ज्यादा ध्यान देना है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में कितनी चीजें होती हैं, याद है? तीनों नहीं, डबल मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मेम्ब्रेन सिस्टम यानी थाइलेकोइड होता है, और फिर पढ़ा था फ्लूइड मैट्रिक्स यानी स्ट्रोमा। बस एनसीईआरटी से डायग्राम जरूर देखिएगा भाई लोग, हम लोग वो पूरा डायग्राम नहीं बना रहे हैं, ठीक है? ये है ग्रेनम, ये है स्ट्रोमल लेमेला, इन दोनों को मिला के बना मेम्ब्रेन सिस्टम। राइट, इन दोनों को मिला के हम लोग बनाते मेम्ब्रेन सिस्टम। और इधर ये है बचा हुआ पोर्शन जिससे हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रोमा, या इसी के लिए दूसरा नाम होगा फ्लूइड मैट्रिक्स। हम कह रहे क्लोरोप्लास्ट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर, तो देखो जरा कैसे। टू पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट participating in photosynthesis। कौन से दो पार्ट्स? एक पार्ट जिसे कहेंगे मेम्ब्रेन सिस्टम, जो किसने बनाया है? थाइलेकोइड ने। मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म्ड ऑफ दो चीजें, एक ग्रेना या ग्रेनल थाइलेकोइड, ग्रेनल लेमेला भी लिख सकते हो, और दूसरा लिखना स्ट्रोमल लेमेला या स्ट्रोमल थाइलेकोइड भी लिख सकते हैं। अब इस मेम्ब्रेन सिस्टम में वो कहते हैं पिगमेंट प्रेजेंट है, मतलब ये वो जगह जहां पर पिगमेंट होते हैं, हैव पिगमेंट्स, यानी लाइट एब्जॉर्ब होगी। एंड दिस इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शंस, यहीं पर ही फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है। यहां है साइट ऑफ लाइट रिएक्शंस। और इधर के बारे में बात होती है तो कहते हैं द रिमेनिंग पार्ट इज फ्लूइड मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। यहां पे फ्लूइड मैट्रिक्स या स्ट्रोमा होगा। इसमें मैंने नहीं लिखा, लेकिन इसके अंदर होंगी चीजें, हैव, एनसीईआरटी में लेबल है स्टार्च ग्रेन, लिपिड, राइबोसोम्स, ये एनसीईआरटी में लेबल्ड है। मैं साइड में और बता देता हूं, डीएनए, आरएनए, प्लस इसमें होते हैं एंजाइम्स।
ऑफ, उससे लिखेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की जगह यही हो गए, डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में, इसी को शुगर सिंथेसिस भी कहते हैं। यहां कोई स्ट्रक्चर का एलोबरेशन थोड़ा ना है, वो तो हम पढ़ चुके हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन पढ़ने। डन।
डन। हम वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जिसमें हम लोगों को पता लगे कि लीफ के अंदर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं। तो लीफ को लेना है, मोटा पेस्टल, वही ओकली और मूसल, उसमें लेके पत्ती को क्या बना देना है, पेस्ट। चटनी नहीं, चटनी वो जिसे चाटा जाए, उसे चटनी नहीं बनाना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे उसको क्या कर देंगे, पेस्ट बना देंगे। ठीक है, पीस दिया, और पीसने के बाद में हम लोग कहते हैं कि उसमें से ग्रीनिश कलर का एक्सट्रैक्ट निकला, उससे हम लोग लगा देते पेपर क्रोमेटोग्राम पर। और क्रोमेटोग्राफी स्कूल में करी थी कभी? नहीं करी है? क्या होती है? स्कूल ही नहीं गए हैं ऐसा? कलर को सेपरेट करने का एक कॉमन सा तरीका है, उसे हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। दो तरीके की होती है, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, दूसरी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कंपाउंड्स को फाइंड आउट करने की बात होती है, और पेपर क्रोमेटोग्राफी कलर के लिए हो रही है। अब प्रिंसिपल्स के ऊपर मैं नहीं जा रहा कि क्या होता है, किस आधार पर अलग होंगे, लेकिन हमने देखा कि ये जो हायर प्लांट्स के अंदर ग्रीन पत्ती में से निकला हुआ एक्सट्रैक्ट था, ठीक है, उसमें से 4 बैंड्स अलग अलग बन गए। कितने? 4। Pigments in the leaf. Pigments can be separated by पेपर क्रोमेटोग्राफी। वास्तव में ये यूज करना है, ठीक है। और हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ क्रोमेटोग्राम की जैसी चीज, अरे यार ये तो अलग अलग हो गए। लो, अब एक हो गए। तो हम लोगों ने कहा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर हम लोगों ने इनको अलग किया। जो अलग करके यहाँ पे कलर बनते हैं, जिस तरीके से दिखाई देते हैं, वो वाली बातें कर रहा हूं। पहले एक एग्जाम्पल जो सबसे ऊपर की तरफ पहुंच गया है, वो येलो ऑरेंज टाइप का होता है। किसको उठाऊं? इसको उठाओ। येलो टू येलो ऑरेंज तरीके की शेड होती है। तो कर है, तुम बदल दिया था ना। हम्म, ये सबसे ऊपर एक शेड बनाई। दूसरी एक और एक शेड बनाता हूं यहां पर नीचे, जो दिखाई दे रही है येलो। फिर इसके अगली जो हम लोग बनाते हैं, दैट इज अपियरिंग ब्लू ग्रीन टाइप्स। भूल ही जाते हैं।
कहां चले आते हो? और एक और कलर जो कैसा होगा? येलो ग्रीन टाइप का। या ब्राइट ग्रीन टाइप्स, ऐसे 4 अलग अलग शेड मिले, सबके नाम भी अलग है। कौन से पिगमेंट है? नेम्स हैं। एक, इसको कैरोटीन लिखो, है ना। और शेड बता रहा हूं इसका कैसे आएगा। येलो टू येलो ऑरेंज। एक मिनट रुक, पहले कलर। येलो टू येलो ऑरेंज टाइप्स, गाजरी टाइप्स, ये कैरोटीन है। किताब में कैरोटीनॉइड्स लिखा हुआ भी मिल सकता है। यहां येलो कलर का जो आया है उसका नाम है ज़ेंथोफिल। उसके बाद ये जो ब्लू ग्रीन मिलेगा ना, ब्लू ग्रीन कलर का, ये है क्लोरोफिल ए। देख किताब है, देखो चारों के कलर लिखे हैं किताब में, ठीक है, कलर मेंशन्ड हैं। और एक है जो कैसा दिखेगा, येलो ग्रीन टाइप्स। ये ज्यादा ब्राइट है, ये कम ब्राइट, ऐसा। दिस इज क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए होता है, सॉरी बी होता है। आपसे क्वेश्चन किस तरीके के पूछ सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं यहां पर पिगमेंट के नाम मैच द कॉलम करते हुए कि कौन से कलर का पिगमेंट कैसा है, समझे? या मिसमैच, वैसा कुछ पूछ लिया जाए तो। क्या पूछ चुके हैं पहले? आ चुका है, पीवाईक्यू है इसका, कोई अनोखी बात थोड़ा ना है। अब मुद्दा यह है कि ये जो पिगमेंट आए इनको डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में। एक होता है एसेंशियल और एक होता है एसेसरी। दो तरीके के पिगमेंट्स होंगे। एसेंशियल पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए है, क्योंकि मैंने वो सब में देखा। ऑल्सो एज यूनिवर्सल पिगमेंट, इसी को यूनिवर्सल पिगमेंट भी कहते हैं। और जब इसको यूनिवर्सल पिगमेंट कहा है क्लोरोफिल ए को, तो हम लोग मेंशन करते हैं कि सारी जगह मिला, जिस जगह को नहीं मिला वो है पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में नहीं मिलते, बाकी हर जगह। ये एसेंशियल पिगमेंट है बेटा, सब में होना चाहिए। अभी आगे इसका रोल पता लगेगा। चल अच्छा लिख देता हूं, मैं मान रहा हूं कि तुम्हें आता है, समय बचाता हूं। दिस फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम। ये फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर बनाते हैं। सिर्फ क्लोरोफिल ए, बाकी नहीं, सिर्फ क्लोरोफिल ए।
दूसरा टाइप होगा जिसे हम लोग कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। और एसेसरी पिगमेंट्स के रिगार्डिंग क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो एसेसरी पिगमेंट्स के लिए कहते हैं सब अदर क्लोरोफिल्स, मतलब ए के अलावा। बी, अब जैसे याद आए, तुमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, रेड एल्गी पढ़ा है, उसमें क्लोरोफिल डी था, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल सी था। ये सब क्या है, एसेसरी। जो बदले, एसेसरी जो कांस्टेंट चल रहा है सारी एल्गी में, सारे ग्रीन प्लांट्स में जो है, वो है यूनिवर्सल एसेंशियल। अदर क्लोरोफिल एंड साथ में जेंथोफिल हो, कैरोटीन हो, इन्हें कैरोटीनॉइड्स भी कहते हैं। ये एक तरीका है डिफाइन करने का। ये कहां प्रेजेंट होंगे तो वो भी बता देता हूं। जैसे इन्होंने रिएक्शन सेंटर बनाया ना, वैसे एसेसरी पिगमेंट्स कंस्टिट्यूट एंटीना, ये एंटीना मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इन फोटो सिस्टम्स, मैं मान के चल रहा हूं फोटो सिस्टम तुमने सुना हुआ है। बाकी आप पिगमेंट को क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स करके ऐसे दो ग्रुप में भी बांट सकते हो। अब जैसे क्लोरोफिल्स के लिए बात करूं, पोरफायरिन कंपाउंड्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, साथ में क्या है, मैग्नीशियम। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिला दिया। एंड वी टॉक अबाउट कैरोटीनॉइड्स, तो उसके लिए कहते हैं दैट दे आर सॉल्युबल इन कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीन क्या होते हैं वो बता देता हूं पहले। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वेयरएज जेंथोफिल HCO हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होंगे। सॉल्युबल इन लिपिड्स, देयरफॉर नेम्ड लिपोक्रोम्स, हमने इन्हें लिपोक्रोम्स भी लिखा है।
डन। वैसे जो ये पिगमेंट बनाए जितने भी नाम लिखे हैं उनमें बेसिक डिफरेंस होता है कि वो अलग अलग एब्जॉर्प्शन पीक को शो करते हैं। बेसिक डिफरेंस, अबे डिफरेंस तो यहां ढेर लगा दिए हैं। ये देख फंक्शन में डिफरेंस, रिएक्शन सेंटर बनाएगा, ये एंटेना बनाएगा, सिर्फ लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे। स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल कैरोटिनॉइड अलग अलग है, ठीक है। नंबर दो, जिस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करते हैं उसमें भी अलग है। तो मैं जो क्राइटेरिया पहले रखूंगा बेसिक कि एक पिगमेंट दूसरे से अलग किस में होता है, तो वो आंसर होता है एब्जॉर्प्शन पीक। मतलब द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पिगमेंट, ये प्राइमरी है। बाकी सॉल्युबिलिटी, स्ट्रक्चरल, एलिमेंटल कंपोजिशन और डिफरेंसेस आते हैं। ओके, अभी जो डिफरेंस पढ़ना है वो इस बात का है कि एब्जॉर्प्शन पीक में डिफरेंस है। एनसीईआरटी, आपकी वाली एनसीईआरटी ग्राफ देती है जिसे लिखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या सारी चीजें आएंगी वो सुनिए, सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या आएगा वो देखना। फिगर 13.3 का ए पेज 210 एनसीईआरटी 11th, पुरानी वाली, इस साल में छपी वाली नहीं। में जो भी बातें होती हैं उसके बारे में बात सुनिए ध्यान से। बढ़ रहा हूं आगे, लेकिन उससे पहले a pigment differs from other pigment ड्यू टू, किसके कारण अलग होता है वो देख लो, या कहिए फंडामेंटली इन एब्जॉर्प्शन पीक। एब्जॉर्प्शन पीक का मतलब the wavelength at which maximum light is absorbed. राइट, ऐसी बात वो लोग कहते हैं। तो इसमें ग्राफ दिया हुआ है और वाले पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ना, जिस पेज की मैंने बात की और डायग्राम की मैंने बात की, मैं बता रहा हूं वो कौन है। द ग्राफ प्लॉटेड फॉर एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ pigments in leaf of higher plants against range 400 to 700 nanometer falling in visible spectrum is called, इस ग्राफ का नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
इसके लिए अपने आप में कुछ वर्ड्स बनेंगे जो हम लोगों को मालूम होने चाहिए। ये पहला, एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ डिफरेंट पिगमेंट इन द वेवलेंथ रेंज 400 to 700, जिसमें क्लोरोफिल ए के दो पीक दिख रहे हैं, एक दिख रहा है कहां, ब्लू में, और दूसरा कहां दिखता है, रेड में। राइट, लास्ट क्लास में हमने एक्शन स्पेक्ट्रम जब पढ़ा था तो वो भी ब्लू और रेड में ज्यादा था, O2 भी उसमें ज्यादा थी। अब कहीं ना कहीं ऐसी बातें लगती है कि क्लोरोफिल ए जिस वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है उसी वेवलेंथ में ज्यादा O2 भी लिबरेट करती है। कोई रिश्ता तो है क्लोरोफिल ए का और लिबरेशन ऑफ O2 का। खैर वो बात की बात। दूसरा, सबसे लंबी वेवलेंथ कौन एब्जॉर्ब करता है, वेवलेंथ है एक्स एक्सिस पे। ये 700 तक पहुंच गए, ब्लू लाइट आगे तक आ रही है। कौन है ये ब्लू कलर की लाइन, क्लोरोफिल ए, यानी हाईएस्ट वेवलेंथ क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब करी। नेक्स्ट अगला, लगभग कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं करी, ये वाला एरिया देखो 600 से पहले 500 के बाद में, यानी कौन सा एरिया, ये ग्रीन कलर की लाइट है, इसका एब्जॉर्प्शन कैसा है, मिनिमम। राइट, अगली चीज, ये जो येलो कलर सॉरी ऑरेंज टाइप की लाइन है इसे कैरोटेनॉइड कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये 500 तक की वेवलेंथ को करीबन एब्जॉर्ब कर रही है, यानी ब्लू और कौन सी, येलो टाइप की। ठीक है, ग्रीन तक के आ रही है, विबग्योर पढ़ोगे तो यानी ब्लू से लेकर कहां तक आ रही है, रेड से पहले तक इसने एब्जॉर्ब करी। छोटी वेवलेंथ इधर की तरफ, बड़ी वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ को मेनली कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, कैरोटेनॉइड्स। प्लैंक्स इक्वेशन होती है एक, एच एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। राइट, वेवलेंथ से इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी ज्यादा एनर्जी कौन सी लाइट में, लोअर वेवलेंथ में। अगर एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब वो ज्यादा तेज ऑक्सीडेशन कर सकती थी। अच्छा हुआ क्लोरोफिल को कैरोटेनॉइड के होने के कारण बचा लिया गया, नहीं तो क्लोरोफिल क्या हो जाता, ऑक्सीडाइज, जल जाता वो धूप में। तो कैरोटेनॉइड क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करता है, यानी स्टेबल कौन ज्यादा हुआ, कैरोटेनॉइड की क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड एक्चुअल में। और क्योंकि वो ज्यादा प्रोटेक्टिव है, क्लोरोफिल को बचा रहा है सोलराइजेशन या फोटो ऑक्सीडेशन से, इसलिए उसका नाम क्या लिखा है, शील्ड पिगमेंट। नंबर दूसरा, क्लोरोफिल चाहे ए हो चाहे बी हो, वो दोनों रेड के एरिया में तो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ब्लू में कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसको मैक्सिमम यूज करा, 400 से 700 नैनोमीटर की ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाए। वेवलेंथ का रेंज इंक्रीज करने में कैरोटेनॉइड इंपॉर्टेंट है। तो कैरोटेनॉइड के दो फायदे हैं, वन, इट वाइडन द रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए उसने वेवलेंथ को ज्यादा यूज कर लिया। ठीक है, और दूसरा हम लोग कहते हैं वो प्रोटेक्ट करती है क्लोरोफिल को। ये चीजें हमें इस ग्राफ से मिली है, समझे, ये इसका इंपॉर्टेंस है। बाकी सब ठीक है। एक ग्राफ और भी है जो हम लोगों को पढ़ना है, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। फोटो सिस्टम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़कर आइएगा, हम वो वाले टॉपिक को पढ़ेंगे।